अपना जो टॉपिक था प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। अपन इसलिए प्रोकैरियोटिक आप पढ़ोगे तो प्रोकैरियोटिक की पूरी संरचना देखेंगे यार, प्रोकैरियोटिक कोशिका किस प्रकार की होती है, उसमें कौन कौन से कोशिकाएं पाए जाते हैं, कैसे उसकी स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद में यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना, फिर आपके सिलेबस के अंदर एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों के बीच में डिफरेंस है, अंतर है, ठीक है। और एक आता है आपका पादप और जंतु कोशिका के बीच में अंतर। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से जीव आते हैं। एक तो आता है आपका जीवाणु, एक आता है आपका नील हरित शैवाल, और एक आता है आपका माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा अभी जेट 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जो खुद ही वर्दी विभाजन और जनन की प्रक्रिया करता है, तो वो सबसे छोटा कौन सा सूक्ष्म था, माइकोप्लाज्मा था, ठीक है। अब जो इसके स्ट्रक्चर है उसमें इसकी संरचना देखते हैं, आप डायग्राम बना लेना इसके साथ साथ। इसके सबसे बाहर होती है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, और ये किसकी बनी होती है, तो ये होती है भैया म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड प्लस म्यूरिन अम्ल, या इस म्यूकोपेप्टाइड को पेप्टिडोग्लाइकेन भी कहा जाता है, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। ये दोनों चीजें, उसके बाद में एक अंदर की संरचना होती है जिसको आप बोलते हो कोशिका झिल्ली। अपन अगली क्लास के अंदर कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली डिटेल से पढ़ेंगे, तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूं। इसको बोलते हो कोशिका झिल्ली। और ये जो झिल्ली किस किस की बनी होती है, ये होती है आपकी प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड की, ठीक है। और एक चीज और की जो कोशिका झिल्ली है वो सभी जीवों के अंदर प्रोटीन और फास्फोलिपिड की होती है, बट जो कोशिका भित्ति है सभी जीवों के अंदर एक जैसी संरचना, मतलब एक जैसे पदार्थों की नहीं बनी होती, अलग अलग पदार्थों की होती है। वो अपन जब कोशिका भित्ति पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो कोशिका भित्ति क्या होती है, लचीली होती है, तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ घुमाव लेके फोल्ड हो जाती है, इसको आप बोलते हो मीजोसोम, मीजोसोम। अब ये क्या काम करता है वो अपन बाद में देखेंगे। फिर आता है एक वर्ताकार डीएनए, वर्ताकार डीएनए, और एक और संरचना होती है जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, और उसके बाद में आ जाता है आपका राइबोसोम। और आप लोगों को पता होगा राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो, भाई साहब ध्यान रखना, एक कोशिकांग है। वैसे तो ये कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोई भी कोशिकांग नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। एक अपवाद है राइबोसोम। आपसे कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो दोनों या सभी जीवों में प्रेजेंट होता है, तो वो राइबोसोम। और यहाँ पर जो राइबोसोम होता है वो कितने प्रकार का होता है, 70S। इसी चैप्टर के अंदर जब राइबोसोम अपन डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां देखना राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70S और एक 80S वाला होता है। अब बात ये इसके बाद में बाहर की तरफ एक मोटी संरचना होती है, और ये मोटी संरचना को कहा जाता है कैप्सूल। इसका मैं काम बताऊंगा, पहले इसकी संरचना देख लेते हैं। इसको बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। और फिर एक बाहर की तरफ एक संरचना और होती है जिसको बोलते हैं पतली परत, इसको कहा जाता है पतली परत। और इन दोनों को मिला के कहा एक नाम बोलते हैं जिसको कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। तो अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कि ग्लाइकोकैलिक्स किसमें प्रेजेंट होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स में कौन कौन सी संरचना आती है, कैप्सूल और पतली परत। अब एक संरचना और होती है जिसकी लंबाई बहुत बड़ी होती है, इसको कहा जाता है कशाभिका या फ्लैजिला। और एक छोटी छोटी धागेनुमा संरचना और होती हैं, ये कई सारी होती हैं, और इन छोटी छोटी धागेनुमा संरचनाओं को कहा जाता है सीरिया या पक्ष्माभिका। दोनों में हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम आता है। ये एक पूरी की पूरी प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना है। आप इसके नोट्स के अंदर अपने जो पेन कॉपी लेके बैठते हो तो उसके अंदर अपने नोट्स जरूर बनाना, ताकि खुद के नोट्स हो जाए, बाकी प्रिंटेड मटेरियल तो मिलेगा आपको। अब इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, देखो सबसे बाहर आता है कैप्सूल। कैप्सूल क्या है, एक मोटी परत होती है। मोटी परत का मतलब देखो प्रोकैरियोटिक जो जीव है ये बेचारा बहुत साधारण प्रकार का जीव है, ठीक है। अगर मान लो प्रोकैरियोटिक जीव को ये लगता है कि भाई बाहर का वातावरण है ये मेरे अनुकूल नहीं है, मेरे प्रतिकूल नहीं है या फेवरेबल नहीं है, मैं इसमें जिंदा नहीं रह पाऊंगा,
तो वो क्या करता है, अपने चारों तरफ एक मोटी परत बना लेता है, और ये परत क्या करती है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम, सुरक्षा देने का काम करती है। जब भी उसको ये लगता है कि भाई बाहर का वातावरण मेरे अनुसार है, तो वो अब इसको तोड़ के बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसीलिए तो कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक जीव है कभी मरते नहीं। क्यों? क्योंकि इनका कभी एक जीव से दूसरे जीव खंडन से बन जाते हैं, ठीक है। फिर आती है पतली परत। पतली परत ये थोड़ी चिपचिपी होती है, जैसे गोंद लाइक स्ट्रक्चर होती है, उस टाइप की संरचना होती है, ठीक है। अब ये है कि ये पतली परत क्या काम करती है, देखो ये ज्यादातर जो जलीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जैसे जलीय जीवाणु है, ठीक है, तो ये दो काम करती है। एक तो दो जीवाणुओं को आपस में चिपकाने का काम करती है, ठीक है। प्लस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी जलीय जीव होते हैं उनके शरीर के चारों तरफ एक तेलीय परत पाई जाती है, ऑयल की स्ट्रक्चर। वो क्या करती है, जैसे जलीय जीव है तो वो पानी के अंदर रहना हमेशा, अब समुद्री पानी के अंदर रहता है तो उसमें साल्टी या लवणीय पानी होता है, तो वो उस जीव को नुकसान न पहुंचे, इसलिए तेल है उसको कवरिंग करने का काम या सुरक्षा देने का काम करता है। तो पतली परत है, चिपचिपी है, दो काम कर रही है, एक तो उसकी सुरक्षा कर रही है, प्लस के अंदर क्या कर रही है, जीवाणु को आपस में चिपकाने का काम कर रही है। अब एक बाहर की तरफ एक मैंने संरचना बताई लंबी, जिसको आप क्या बोलते हो, कसाबिका या फ्लैजिला। पहली बात तो फ्लैजिला की जो संख्या है वो किससे कम है, दोनों की अपन तुलनात्मक स्टडी करेंगे। सीलिया की संख्या ज्यादा है, देखो छोटे छोटे धागेनुमा संरचना है, लेकिन कसाबिका की संख्या क्या है, कम। जब आप कॉलेज में जाओगे तो कसाबिका की संख्या के आधार पर जीवाणु को 6 भागों में बांटा जाता है, एम्फिट्रोकस, मोनोट्रोकस, सेफेलोट्रोकस, बाइट्रोकस, ठीक है, कई टाइप की। किसी में एक सीलिया, किसी में दो है, किसी में सीलिया एक दिशा में है, कईयों में चारों तरफ है, वो आपको इतने डिटेल से नहीं पढ़ना। तो एक तो संख्या का पंगा है, प्लस में कसाबिका लंबी होती है, जबकि आपकी पक्ष्माबिका या सीलिया क्या होती है, छोटी। अब इनका काम क्या होता है, कसाबिका का मेनली काम होता है गमन में। गमन का मतलब ये क्या करती है, उनको चलाने में सहायता करती है, उसको मूवमेंट करवाने में। और सीलिया पक्ष्माबिका जो होती है, इसका काम ये होता है किसी भी चीज को पकड़ने में या जनन में। और कई जीवों में ये गमन का भी काम करती है, कभी कभी करती है, सभी जीवों में नहीं करती, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा कसाबिका का क्या काम है, मेनली गमन का, उसका क्या है, पकड़ने का, जनन का। अब नाम आता है सीलिया और फ्लैजिला जो है, सीलिया अपनी इस मनुष्य के शरीर के अंदर दो भागों में पाए जाते हैं। एक तो अपनी श्वास नली जो ट्रेकिया होती है, और एक जो मादा है उसकी फैलोपियन नलिका के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो ये भी ध्यान रखना। अब जो कोशिका भित्ति है, पहली बात तो ये क्या होती है, कठोर है, ये मृत है, ठीक है। अब ये कठोर और मृत है, इसकी तो बनी हुई है, तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ये क्या करती है, इसकी प्रोटेक्शन, जैसे मान लो अपने कमरे की कोई भी दीवार होती है, वो दीवार कठोर होती है, हार्ड होती है, इसलिए अपने वो दूसरे जीवों से अपनी क्या करती है, सुरक्षा काम करती है। और जो अभी कोशिका झिल्ली लचीली है, फ्लेक्सिबल है, और लचीली है इसीलिए, देखो ये तो कठोर थी और ये क्या है, लचीली, और लचीली है इसलिए ये थोड़ा सा क्या होती है, बाहर की तरफ निकल जाती है, और बाहर की तरफ निकल जाती है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस कसाबिका जो कोशिका भित्ति है, थोड़ा सा अंदर की तरफ जो घूमी है, इसलिए एक संरचना बन जाती है मीजोसोम। और मीजोसोम का क्या काम होता है, देखो कोई भी जीव होता है वो कार्य करता है तो उसके लिए एटीपी जरूरी होता है। एटीपी का मतलब उसको ऊर्जा जरूरी चाहिए, और एटीपी बनाने का काम वैसे यूकेरियोटिक कोशिका में करता है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग है वो यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, ठीक है। लेकिन ऊर्जा तो चाहिए, एटीपी तो इस प्रोकैरियोटिक कोशिका को भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एटीपी बनाने का काम कौन करता है, मीजोसोम करता है। इसीलिए कई बार ये कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के समान प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कौन सी संरचना पाई जाती है, तो मीजोसोम इसका आंसर जाता है, ठीक है। अब एक चीज, ये नॉर्मल सी बात आ गई, ये वर्ताकार डीएनए, ध्यान रखना, मनुष्य के अंदर या यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो रेखीय डीएनए होता है। इसमें कौन सा डीएनए, वर्ताकार डीएनए। प्लाज्मिड क्या करता है, ये इसको एक अतिरिक्त डीएनए कह सकते हो आप, अतिरिक्त डीएनए। अतिरिक्त डीएनए का मतलब एक्स्ट्रा डीएनए, वास्तव में है तो ये डीएनए जैसी स्ट्रक्चर, लेकिन ये भी इसकी क्या कर रही है, सुरक्षा करने का काम करती है। और ये सुरक्षा करती है किससे, जिसको आप बोलते हो जीवाणु भोजी। इसको कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब ऐसे जीव जो जीवाणु को मारने का काम करते हैं उनको बोलते हैं जीवाणु भोजी। तो ये प्लाज्मिड इनकी जीवाणु भोजी से प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अब राइबोसोम की बात आ गई, तो राइबोसोम देखो, राइबोसोम का मेनली काम होता है प्रोटीन बनाना।
ठीक है। बिना प्रोटीन के कोई भी जीव काम नहीं चल सकता, क्योंकि प्रोटीन ही बहुत सारे टाइप के एंजाइम, बहुत सारे टाइप के क्या करती है, लक्षण प्रदर्शित करती है। ठीक है। अब ये प्रोटीन बना रही है, इसलिए कोई भी जीव, मैंने कहा था कि चाहे यूकेरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, सभी जीवों के अंदर आपकी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और वो सबके अंदर अलग अलग होता है। किसी के अंदर होता है 70S और किसी के अंदर होता है 80S। प्रोकैरियोट के अंदर पाया जाता है 70S और यूकेरियोट के अंदर होता है 80S। ठीक है। तो ये था आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। इसके डायग्राम में कौन कौन सी संरचना पाई जाती है। अब एक चीज और सुन लेना, ये जो वर्ताकार डीएनए है, इसको एक नाम बोला जाता है केंद्रक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोइड। देखो, वास्तव के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता। किसी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं होता। केंद्र केवल और केवल पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिका में। लेकिन इसमें केंद्र की जैसी संरचना पाई जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, केंद्रक। ठीक है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही किसका जन्म हुआ है, यूकेरियोटिक कोशिका से। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये केंद्रक आगे जाके क्या बनाएगा, केंद्र का निर्माण करेगा, न्यूक्लियस बनाने का काम करेगा। ठीक है। ये आप प्रोकैरियोटिक है। अब अपन इसका करते हैं यूकेरियोटिक कोशिका का, मतलब यूकेरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर देखते हैं। फिर आप लोग देखना, दोनों की कंपैरिजन स्टडी करना कि डिफरेंस का मतलब ये होता है कि किसमें ये चीज एक में है दूसरे में नहीं है। ठीक है। और यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर मेनली आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका, क्योंकि सबसे बड़े जो जीव हैं या सबसे ज्यादा विकसित जो जीव हैं वो ये वाले जीव हैं। ठीक है। अब देखो, मैं एक पादप कोशिका की संरचना बना रहा हूं। पादप कोशिका के सबसे बाहर की तरफ कोई कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ठीक है। और ये किस किस की बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, सुबेरिन और प्यूटेन। ठीक है। उसके बाद में अंदर की तरफ संरचना आती है जिसको आप बोलते हो कोशिका झिल्ली। और यहां देखना, ये अंदर की तरफ फोल्ड होने वाला सिस्टम नहीं है, इसमें अंदर की तरफ कोई बिल्कुल भी घुमाव नहीं आता। कोशिका झिल्ली। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भैया कोशिका झिल्ली तो सभी जीवों के अंदर किसकी बनी होती है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की, उसके अलावा कुछ ही नहीं होता। फिर एक सबसे अच्छा कोशिकांग आता है जिसको आप बोलते हो केंद्रक। अपन केंद्र की आगे जाके स्ट्रक्चर वगैरह सारा पढ़ेंगे। ये आ गया केंद्रक। केंद्र के पास में लगते ही एक संरचना होती है जिसको कहा जाता है अंतःप्रद्रवी जालिका। फिर इस केंद्र के बाद वाला जो भाग है इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है। फिर यहां पे आ जाता है आपका गोल्जी का है। फिर यहां पर आ गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। फिर आ जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट। इसको हरित लघु बोलते हो। फिर यहाँ पे छोटे छोटे और कोशिकांग आ जाते हैं जिनको आप बोल सकते हो लाइसोसोम। ठीक है। फिर एक कोशिकांग और आता है जिसको अपन कहते हैं रेक्टिका, वैक्यूल। फिर छोटे छोटे जो आपका राइबोसोम था, राइबोसोम। यहाँ पर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है कौन सा है, 70S है। ठीक है। और भी कई टाइप की कोशिकांग आते हैं, जैसे सेंट्रियोल आ गया, तारक का स्पिरोसोम आ गया, पेरोक्सिसोम आ गया, आपका ग्लायोक्सिसोम आ गया। ठीक है। कई टाइप की माइक्रोबॉडीज आती हैं, तो मैं पूरी यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मेनली बता रहा हूँ। अब एक चीज देखो, उस प्रोकैरियोटिक कोशिका और इस यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंदर है, वहां पर ग्लाइकोकेलिक्स प्रेजेंट था, यहाँ पर ग्लाइकोकेलिक्स जैसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये। सेकंड बात ये है कि यहाँ पर केंद्रक प्रेजेंट है, वहां पे कोई भी केंद्रक नहीं है। दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस ये है, आप ये बोल सकते हो, ये ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हो। जैसे एक साइड आप लिखना प्रोकैरियोट और एक साइड लिखना यूकैरियोट। वैसे नोट्स के अंदर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ दोनों को। ठीक है। तो आप बना लेना। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो है
दोनों के अंदर प्रेजेंट है। अब प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर इस टाइप की, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक में क्या है। प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं होता, लेकिन यूकैरियोट में केंद्रक होता है, पहली बात। तो दूसरी बात, प्रोकैरियोट के अंदर कोई भी मेसोसोम वगैरह सारे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोट में मेसोसोम, ग्लाइकोसोम, सॉरी ग्लाइकोसोम नहीं, ग्लाइकोकैलिक्स बिल्कुल भी प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें देखो सभी कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, रेक्टिका, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रादरिक जालिका, लेकिन वहां पर आपने केवल एक राइबोसोम, जो कि देखो ये तो एक अपवाद है, दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा कोशिकांग नहीं था जो प्रेजेंट था वहां पे। तो आप ये बोल सकते हो कि साहब वहां पर कोई भी कोशिकांग प्रेजेंट नहीं होता। वहां पर सीलिया और फ्लैजिला थे प्रोकैरियोट में, यहाँ पर सीलिया और फ्लैजिला बिल्कुल भी नहीं है। ये भी डिफरेंस हो गया। एक डिफरेंस आप ये भी बोल सकते हो कि वहां पे केंद्र की जैसी संरचना केंद्र का थी, और यहाँ पे क्या है, केंद्र का। तो ये भी एक मेनली डिफरेंस है। एक अपन ये बोल सकते हैं कि साहब प्रोकैरियोट जो है ये शुरुआत के अंदर बने थे, स्टार्टिंग के अंदर बनने वाले जीव थे। तो इनके अंदर ज्यादातर के अंदर अलैंगिक जनन होता है। बाकी जो यूकैरियोट है उनके अंदर मेनली क्या होता है, लैंगिक। ऐसी बात नहीं है कि यूकैरियोट के अंदर अलैंगिक जनन नहीं होता, इनमें भी होता है, लेकिन सभी के अंदर नहीं होता। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। अब एक चीज आप ये भी कह सकते हैं कि सब प्रोकैरियोटिक जो जीव हैं वो स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले बने थे। तो इनमें जो जनन की प्रक्रिया है या विखंडन रहता है, वो एक नाम आता है द्विविखंडन। द्विविखंडन, ठीक है। तो द्विविखंडन प्रक्रिया के द्वारा ये क्या करते हैं, जनन का काम करते हैं। और इनके अंदर यूकैरियोट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि साहब द्विविखंडन वाला जैसा सिस्टम है। ठीक है, तो ये तो था आपका प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच स्ट्रक्चर। अब अपन एक बात करते हैं पादप और जंतु कोशिका की। तो ये तो कौन सी कोशिका है, पादप कोशिका। अब मैं यहां पर छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं जंतु कोशिका का। जंतु कोशिका, देखो जंतु कोशिका की पहली बात तो सबसे पहले बाहर की तरफ है कोशिका झिल्ली, भित्ति अनुपस्थित है। एक डिफरेंस तो ये हो गया, यहां पर भी वही केंद्र प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके पास में अंतःप्रादरिक जालिका होगी, आपका गोल्जी बॉडी भी आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी आएगा, राइबोसोम भी आएगा। ठीक है, सारा का सारा प्रेजेंट होगा। अब इनमें क्या अंतर है, पहले अंतर तो ये, अब वही एक साइड तो क्या लिखोगे आप, पादप कोशिका, दूसरी साइड क्या लिखोगे, जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका में कोशिका वृद्धि होती है, लेकिन जंतु कोशिका में देख लो कोई भी कोशिका वृद्धि नहीं है। सेकेंड बात, पादपों के अंदर देखो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसको आप बोलते हो हरित लवक। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि साहब पादपों में क्या पाया जाता है, हरित लवक, लेकिन जंतुओं में हरित लवक क्या होता है, अब्सेंट। अब एक चीज सोचो, पादपों के अंदर जो हरित लवक होता है वो करता है प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण का कार्य। इसका मतलब सेकंड चीज आप ये भी बोल सकते हो कि पादप प्रकाश संश्लेषण करेंगे, लेकिन जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे। अब एक दो नाम आते हैं, एक आता है स्वपोषी और एक आता है विषमपोषी। इसका मीनिंग समझ लेना। स्वपोषी का मतलब ये होता है कि ऐसे जीव जो खाद्य पदार्थ या भोजन है वो खुद बनाते हैं, उनको स्वपोषी बोल दो। और विषमपोषी या परपोषी का मतलब ऐसे जीव जो खाद्य पदार्थ किसी दूसरे जीव से लेते हैं, ये विषमपोषी होता है। अब पादपों के अंदर क्या प्रेजेंट है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट है, तो ये जनन का सॉरी प्रकाश संश्लेषण का काम करेंगे। अगर प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो वो खाद्य पदार्थ तो खुद ही बना रहे हैं। इसका मतलब पादप तो क्या हो गए, स्वपोषी, और जंतु क्या हो गए, परपोषी या विषमपोषी। क्योंकि देखो अपन एनिमल है, अपन तो किसी दूसरे जीव से खाने पीने का लेने का काम करते हैं, इसलिए विषमपोषी हो गई। ठीक है, एक चीज आप ये भी बोल सकते हो कि पादप जो है ये गति नहीं करते, लेकिन जंतु क्या करते हैं, गति करते हैं। पादपों के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, संचित खाद्य पदार्थ। पादप के अंदर संचित खाद्य पदार्थ होता है आपका सेलुलोज, सॉरी स्टार्च, जबकि जंतुओं के अंदर जो संचित खाद्य पदार्थ होता है ये ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ अंतर हैं जो पादप कोशिका के अंदर होते हैं, कुछ क्या होता है जंतु कोशिका में, लेकिन आप मेन जो है वो ध्यान रखना। और एक सिमिलरिटी जो क्या क्या है, पादपों के अंदर भी जनन होता है, जंतुओं में भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है, दोनों। तो अभी तक आपने इस क्लास के अंदर किया कोशिका क्या होती है, इसकी स्टार्टिंग जो ब्रीफ हिस्ट्री वाला इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था, कितने टाइप की होती है, किसने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया, क्या क्या कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है,
प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच डिफरेंस क्या होता है, और जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आप अपना खुद का नोट्स बनाओ हर सब्जेक्ट का, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का। उसके बाद में उसको क्या है कि आपको हेल्प मिलेगी आपको जब रिवीजन करोगे तब उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि अपन क्या होता है कि ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो अपने खुद के नोट्स लिखते हैं, टीचर लिखाता है उसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। लेकिन जब भी आप क्लास, इसमें ये ऑनलाइन के अंदर ये बेनिफिट रहता है आपको कि आप उसको वीडियो को रोक के आप डायग्राम बना सकते हो, देख सकते हो, पीछे जा सकते हो, आगे जा सकते हो। लेकिन ऑफलाइन के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। चलो, थैंक यू बेटा जी।